नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश कॉलेज में। आज हम लोग 3 फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोगेशन, आयरनी और पन। ये तीनों फिगर ऑफ स्पीच एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों फिगर ऑफ स्पीच को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। इनसे जितने भी प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। साथ में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी लाइन्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इन तीनों फिगर ऑफ स्पीच से, उनको भी डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन होगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोगेशन को डिस्कस करेंगे। इंट्रोगेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसका एक दूसरा नाम भी है, जिसको बोलते हैं रिटोरिकल क्वेश्चंस। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए इंट्रोगेशन का दूसरा नाम क्या है, तो आंसर होगा रिटोरिकल क्वेश्चंस। इंट्रोगेशन में क्या होता है, इसमें पोएट प्रश्न को पूछता है इसलिए नहीं कि रीडर उसका आंसर दे। पोएट प्रश्न इसलिए पूछता है ताकि वो अपने पॉइंट को और ज्यादा इफेक्टिव तरीके से बोल सके। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखना, इंट्रोगेशन में पोएट प्रश्न इसलिए नहीं पूछता है कि रीडर उसका आंसर दे। एक्चुअली वो प्रश्न इसलिए पूछता है ताकि वो अपने पॉइंट को और जोरदार तरीके से कह सके। और इंट्रोगेशन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, ध्यान रखना है। लिटरेचर में तो इंट्रोगेशन का यूज एज अ फिगर ऑफ स्पीच तो किया ही जाता है। इसके अलावा स्पीचेस में, डिबेट्स में और परसुएटिव राइटिंग में भी इंट्रोगेशन का यूज किया जाता है। इंट्रोगेशन का यूज एक पावरफुल टूल की तरह किया जाता है। यूजर क्या करता है, इंट्रोगेशन का यूज करके अपने आइडियाज या इमोशंस को दूसरों को बड़ी आसानी से समझा लेता है। अब हम लोग इंट्रोगेशन के एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। इंट्रोगेशन के एग्जांपल्स को डिस्कस करने से पहले कुछ एक बातें आप ध्यान से समझ लीजिए। देखो, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है वो दो तरीके से स्टार्ट हो सकता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस या तो अफर्मेटिव होगा यानी उसमें नॉट नहीं होगा, और या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव होगा यानी उसमें नॉट भी होगा। ठीक है। और हमें अच्छे से पता है इंट्रोगेशन में पोएट यहाँ पे प्रश्न पूछता है आंसर के लिए नहीं, बात को एम्फेसाइज करने के लिए। तो किस बात पर एम्फेसाइज करेगा, ध्यान रखिए। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव रहता है यानी अफर्मेटिव रहता है तो वो किसी नेगेटिव बात पर एम्फेसाइज करेगा, और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव होता है तो वो किसी पॉजिटिव बात पर एम्फेसाइज करेगा। अब एग्जांपल से समझिए, आपको सब समझ में आएगा। पहला लाइन है, एम आई माई ब्रदर्स कीपर, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं। बात क्या होती है, ध्यान से समझिए। दो भाई होते हैं, केन और एबल। केन जो है एबल की हत्या कर देता है। गॉड आते हैं और केन से पूछते हैं कि एबल कहाँ है। तो फिर केन जवाब देता है कि मुझे नहीं पता, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं। एक्चुअली ये लाइन बोलकर वो ये कहना चाहता है कि मैं अपने भाई का कोई रखवाला थोड़ी ना हूं जो मैं ये बताऊं कि एबल कहाँ है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर अफर्मेटिव में रहता है तो पोएट कोई नेगेटिव बात पर एम्फेसाइज करता है। और वैसे भी इंट्रोगेटिव को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है क्योंकि लास्ट में आपको क्या दिखता है, क्वेश्चन मार्क्स दिखता है। नेक्स्ट लाइन है, इज इट नॉट ब्यूटीफुल डे, क्या आज सुंदर दिन नहीं है। तो ये भी देखो इंट्रोगेशन का एग्जांपल है, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क्स दिख रहा है। और इस लाइन में किस बात पर पोएट फोकस कर रहा है, वो ये कहना चाहता है कि आज का दिन बहुत सुंदर है। तो चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बात पर एम्फेसाइज कर रहा है। नेक्स्ट लाइन है, डू मेन गैदर ग्रेप्स ऑफ थॉर्न्स और फिग्स ऑफ थिसल्स। क्वेश्चन पूछा गया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स है, इंट्रोगेशन होगा। थॉर्न्स का मतलब होता है झाड़ी, और थिसल्स का मतलब होता है कटीला पौधा, और फिग्स का मतलब होता है अंजीर। लिटरल मीनिंग है, क्या कभी कोई मनुष्य झाड़ी या कटीले पौधे से ग्रेप्स और फिग्स इकट्ठा करते हैं। तो इसमें एक्चुअली पोएट ये कहना चाहता है कि कभी भी थॉर्न्स और थिसल से अंगूर और अंजीर को इकट्ठा नहीं किया जा सकता है। और इस लाइन का मतलब बाइबल में बताया गया है कि कोई निम्न स्तर का संत ऊंची बात नहीं बोल सकता है। ऊंची और गहरी बात तो कोई एलिवेटेड या फिर इनलाइटेंड सेंट ही बोल सकता है। नेक्स्ट लाइन है, कैन टू वॉक टुगेदर एक्सेप्ट दे बी एग्रीड। इस लाइन को भी बाइबल से लिया गया है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स हैं, आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा, ये इंट्रोगेशन है। यहाँ पे देखो, चूंकि प्रश्न पूछा गया है आंसर के लिए नहीं, बात को एम्फेसाइज करने के लिए। किस बात पर एम्फेसाइज किया गया है, यहाँ पे बोला गया है, क्या बिना सहमति के दो लोग एक साथ चल सकते हैं। आंसर होगा नहीं। दो लोगों को एक साथ चलने के लिए सहमति होनी बहुत जरूरी है। और यहाँ पे जो दूसरे साथी की बात हो रही है वो कौन है, जीसस क्राइस्ट। ठीक है। तो अगर आपको जीसस क्राइस्ट का कंपनी चाहिए तो जीसस क्राइस्ट से आपको एग्री करना पड़ेगा, यानी जीसस क्राइस्ट की शिक्षाओं से आपको एग्री करना पड़ेगा, तभी आपको जीसस क्राइस्ट का साथ मिल पाएगा। नेक्स्ट लाइन है, डू यू वांट टू बी नोन एज अ फॉलोअर और अ लीडर। अगेन यहाँ पे देखो,
क्वेश्चन पूछा गया आंसर के लिए नहीं, बात को एम्फेसाइज करने के लिए। लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स भी है, आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा, इंट्रोगेशन है। और यहाँ पे देखो पोएट इस बात पर एम्फेसाइज कर रहा है कि तुम्हें लोग किस रूप में जानेंगे, फॉलोअर के रूप में या फिर लीडर के रूप में। नेक्स्ट लाइन है शैल आई वेस्टिंग इन डिस्पेयर डाई बिकॉज वुमेन्स फेयर। इस लाइन को जॉर्ज वीदर की पोएम शैल आई वेस्टिंग इन डिस्पेयर से लिया गया है। आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा, इंट्रोगेशन है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स है, प्रश्न पूछा गया है बात को एम्फेसाइज करने के लिए। और इस लाइन में किस बात पर एम्फेसाइज किया गया है, पोएट ये कह रहा है कि अगर कोई वुमेन जिसको मैं लव करता हूं वो रिटर्न में मुझे लव नहीं करती है तो उसके लिए मैं अपना पूरा जीवन वेस्ट नहीं करने वाला हूं। अगर कोई वुमेन मेरा केयर नहीं करेगी तो मैं भी उसका केयर नहीं करूंगा। नेक्स्ट लाइन है हु डज नॉट नो द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। इस लाइन में बोला गया है कि ऐसा कौन है जो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को नहीं जानता है। पोएट एक्चुअली यहाँ पे एम्फेसाइज कर रहा है कि सभी लोग एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है बात को एम्फेसाइज करने के लिए, ना कि आंसर लेने के लिए। लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स है, इंट्रोगेशन होगा, आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा। मस्ट आई स्टैंड एंड क्राउच अंडर योर टेस्टी ह्यूमर। ये लाइन ब्रूटस कैसियस से बोलता है। ठीक है, कैसियस और ब्रूटस के बीच में थोड़ा सा हॉट टॉकिंग हो रही होती है और कैसियस थोड़ा बोस्टिंग करता है। ठीक है, तो उसी के बाद ब्रूटस ये लाइन बोलता है और ब्रूटस कहता है कि देखो तुम मेरे सामने गुस्सा नहीं दिखाओ, तुम गुस्सा अपने नौकरों के सामने दिखाओ, और तुम जब मेरे सामने गुस्सा करते हो, पोस्टिंग करते हो, तो सिर्फ मुझे उस पर हंसी आती है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है मस्ट आई स्टैंड एंड क्राउच अंडर योर टेस्टी ह्यूमर। ठीक है, अगेन यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा गया है बात को सिर्फ एम्फेसाइज करने के लिए, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स है, इंट्रोगेशन है, आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा। और ये लाइन लिया गया है जूलियस सीजर एक्ट 4 सीन 3 से। नेक्स्ट लाइन है हु इज हियर सो वाइल्ड दैट विल नॉट लव हिज कंट्री। ऐसा कौन सा मूर्ख होगा जो अपने देश से प्रेम नहीं करता है। एक्चुअली यहाँ पे पोएट इस बात पर एम्फेसाइज कर रहा है कि सभी लोग अपनी कंट्री से लव करते हैं। अगेन यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है बात को एम्फेसाइज करने के लिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स है। नेक्स्ट लाइन है breathes there the man with soul so dead who never to himself had said this is my own my native land। ये लाइन ध्यान रखना सर वॉल्टर स्कॉट के द्वारा बोला गया है। ये भी लाइन लगभग वैसे ही है। यहाँ पे बोला गया है कि वो आदमी मरे हुए आदमी के समान है जो विदेश में रहकर अपने देश में आए और अपने देश को अपना देश ना कहे। और इवन पोएट इस लाइन में इस बात पर भी एम्फेसाइज करता है कि कोई व्यक्ति विदेश में जाकर कितना भी सफल हो जाए, कितना भी धन या फिर मान सम्मान कुछ भी अर्जित कर ले, अगर वो अपने देश से प्यार नहीं करता है तो कोई भी वॉन्डरिंग सिंगर उसको अप्रिसिएट भी नहीं करता है। ठीक है, तो आसानी से ये भी आइडेंटिफाई हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स है, प्रश्न पूछा गया है इस बात को एम्फेसाइज करने के लिए। नेक्स्ट है आर वी नॉट ह्यूमन बींग्स। क्या हम लोग ह्यूमन बींग्स नहीं है, क्वेश्चन पूछा गया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स है, इंट्रोगेशन होगा। एक्चुअली पोएट ये कहना चाहता है कि हम सभी लोग ह्यूमन बींग्स हैं। नेक्स्ट लाइन है वाई ऑल दिस टॉयल फॉर ट्राइम्स ऑफ एन आवर। अगेन ये इंट्रोगेशन का एग्जांपल है, प्रश्न पूछा गया है बात को एम्फेसाइज करने के लिए। यहाँ पे किस बात पर एम्फेसाइज किया गया है, यहाँ पे पोएट कह रहा है कि जो कठिन मेहनत करने के बाद सफलता मिली है वो सिर्फ 1 घंटे के लिए सफलता नहीं मिली है, लेकिन इस कठिन मेहनत के बाद जो सफलता मिली है उसका फ्रूट जीवन भर मिलता रहेगा। अगेन ध्यान रखना लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स है, इंट्रोगेशन होगा। नेक्स्ट लाइन है कैन स्टोरीड अर्न आर एनिमेटेड बस्ट बैक टू इट्स मैंसन कॉल द फ्लीटिंग ब्रेथ। अगेन यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा गया है बात को एम्फेसाइज करने के लिए, ना कि आंसर के लिए। अगेन ये इंट्रोगेशन का एग्जांपल होगा और इस लाइन को टॉमस ग्रे की एलजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड से लिया गया है। और इस लाइन में पोएट लोगों को ये याद दिला रहा है कि जो लोग मर गए हैं, जिनको बरीड किया गया है, उनकी याद में उनकी कब्र पर आप कुछ भी कर लो तो भी वो जीवित होने वाले नहीं है। आप चाहे फ्यूनरल अर्न को ऑफर करो या उनके लिए स्टैचू बनवाओ तो भी जो डेड यानी जो बरीड है वो जीवित होने वाले नहीं है। नेक्स्ट लाइन है इफ यू सक्सीड डू यू नॉट रिचवाइज। अगर आप सफल होते हैं तो क्या आप बहुत ज्यादा खुश नहीं होंगे। एक्चुअली पोएट ये कहना चाहता है कि जब आप सफल होते हैं तो आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ही दैट प्लांटेड द ईयर शैल ही नॉट हियर, ही दैट फॉर्म द आई शैल ही नॉट सी। ये लाइन ध्यान रखना शाइलॉक बोलता है मर्चेंट ऑफ वेनिस में। मर्चेंट ऑफ वेनिस में शाइलॉक बोलता है कि जिसके पास कान है क्या वो नहीं सुनेगा, जिसके पास आंखें हैं क्या वो नहीं देखेगा। एक्चुअली वो ये कहना चाहता है कि जिसके पास कान है वो जरूर सुनता है और जिसके पास आंख है वो जरूर देखता है। अगेन यहाँ पे इंट्रोगेशन है।
हम लोग आयरनी को डिस्कस करेंगे। आयरनी का मतलब होता है व्यंग, ठीक है। इसमें पोएट क्या करता है, आयरनी में जो बोलता है और जो उसका मतलब होता है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है आयरनी का? आयरनी एक ऐसा मोड ऑफ स्पीच होता है जिसमें जो रियल मीनिंग होता है वो लिटरल मीनिंग के जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। और सेम डेफिनेशन पीजीटी 2000 में पूछा भी गया है। पूछा गया है कि ऐसा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें रियल मीनिंग लिटरल मीनिंग के जस्ट अपोजिट होता है। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? ये हो जाएगा आयरनी। अब हम लोग आयरनी के एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। पहला एग्जांपल है नो डाउट बट ये अदर पीपल एंड विजडम शैल डाई विद यू। यहाँ पे देखो इसका जो लिटरल मीनिंग है इसमें कोई डाउट नहीं है कि इन लोगों के मरने के साथ विजडम भी समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे व्यंग किया गया है। ऐसा थोड़ी ना है कि कुछ लोगों के मरने के साथ संसार से विजडम भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो जो लिटरल मीनिंग है और रियल मीनिंग एक दूसरे के अपोजिट है, आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा, ये आयरनी है। ऐसे ही देखो आई मस्ट बी टॉट माई ड्यूटी एंड बाय यू, ठीक है। इस लाइन में भी आयरनी है। देखो यहाँ पे जो लिटरल मीनिंग है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब जरूर मेरी ड्यूटी तुम्हारे द्वारा सिखाई जाएगी। एक्चुअली स्पीकर ये नहीं कहना चाहता है। स्पीकर यहाँ पे ये कह रहा है कि तुम अपनी ड्यूटी पर ध्यान दो, मुझे मेरी ड्यूटी सिखाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही देखो वन ट्रूथ इज क्लियर वॉट एवर इज राइट। यहाँ पे भी देखो आयरनी है। एक्चुअली यहाँ पे बोला गया है ट्रुथ जो है क्लियर है, अब जो कुछ भी है वो सब सही है। देखो जो ट्रुथ होता है वो अपने आप में ट्रुथ होता है, उसको ना तो प्रूफ की जरूरत होती है ना क्लैरिफिकेशन की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पे देखो ट्रुथ को क्लैरिफाई किया जा रहा है, यानी जरूर ये ट्रुथ नहीं है, ये क्या होगा, फॉल्स होगा। और फॉल्स को ही ध्यान रखना प्रूफ करने की या उसको क्लैरिफाई या फिर जस्टिफाई करने की जरूरत होती है। तो अगेन यहाँ पे भी आयरनी होगा। इसी तरीके से ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय दैट एवर फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट लड़का है जो हमेशा एग्जामिनेशन में फेल हुआ है। तो यहाँ पे भी व्यंग किया गया है, आयरनी है। अगर वो मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय होता तो कभी भी एग्जामिनेशन में फेल नहीं होता। एक्चुअली पोएट यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि वो बहुत ही ज्यादा क्या है, स्टूपिड लड़का है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा मूर्ख है, तभी तो बार बार एग्जाम में फेल हो रहा है। नेक्स्ट है ही इज टू काइंड टू हेल्प एनीबडी। इसका मतलब होगा कि वो इतना ज्यादा दयालु है कि वो किसी की भी हेल्प कर सकता है। ये तो रहा इसका लिटरल मीनिंग। और इसका जो रियल मीनिंग है जब इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा ही इज सो काइंड दैट ही कैन नॉट हेल्प एनीबडी, ठीक है। वो इतना ज्यादा दयालु है कि वो किसी की भी हेल्प नहीं कर सकता है। तो देखो जो लिटरल मीनिंग है और जो रियल मीनिंग है एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस लाइन में भी आयरनी है। नेक्स्ट लाइन है हैड वी पुट वर्ड एनफ एंड टाइम दिस क्वाइनस लेडी वर नो क्राइम। यूजीसी ने 2014 में लाइन पूछा गया है और ये एग्जांपल है आयरनी का। इस लाइन को लिया गया है एंड्रू मार्वेल की टू हिज क्वायर मिस्ट्रेस। और ये जो पोएम होती है एक कार्पेडियम पोएम होती है। कार्पेडियम का मतलब होता है सीज द डे। सीज द डे का मतलब होता है कि लाइफ बड़ी छोटी है, जो कुछ भी मौज मस्ती करना है अभी कर लो, ठीक है। और इस लाइन में भी लगभग वही मीनिंग है। यहाँ पे पोएट कह रहा है कि अगर संसार लंबा चलता और हमारा जीवन भी लंबा होता तो जो हमारी विलप्ड अपने प्रेम को प्रदर्शित नहीं कर रही है तो शायद वो क्राइम नहीं होता, ठीक है। एक्चुअली मीनिंग जस्ट अपोजिट है। वो अपने विलप्ड को कह रहा है कि वो क्राइम कर रही है, वो अपराध कर रही है। क्यों? क्योंकि पोएट कहता है कि ना तो संसार और ना ही उसकी लाइफ लंबी चलने वाली है और ऐसे समय में उसकी विलप्ड उसके प्रति जो प्रेम को प्रदर्शित नहीं कर रही है वो एक्चुअली क्राइम कर रही है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे देखो लिटरल मीनिंग और रियल मीनिंग जस्ट अपोजिट है, इसलिए इसमें भी आयरनी हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन है ये ब्रूटस सेज ही वाज एम्बिशियस एंड ब्रूटस इज ऑनरेबल मैन। यहाँ पे देखो ऑनरेबल मैन में आयरनी है। हर बार एंटोनी ब्रूटस या फिर जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स रहते हैं उनको सीधे सीधे कॉन्स्पिरेटर ना कह के क्या बोलता है, ऑनरेबल मैन बोलता है, ठीक है। तो यानी जो बोल रहा है और जो उसका रियल मीनिंग है एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए इसमें भी आयरनी हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन है आई फियर आई रॉन्ग द ऑनरेबल मैन हुज डैगर्स हैव स्टैब्ड द सीजर। लाइन नंबर 8 और 9 दोनों एंटोनी बोलता है जुलियस सीजर में। और यहाँ पे भी देखो ऑनरेबल मैन का यूज किया गया है, इसी में आयरनी है। एक्चुअली यहाँ पे ये कॉन्स्पिरेटर्स की बात कर रहा है।
और ये लाइन एंटोनी तब बोलता है जब जूलियस सीजर का विल रोमन पीपल के सामने वो पढ़ने जा रहा था। वो यही कह रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ये विल पढूं और जितने भी ऑनरेबल मैन है वो झूठे साबित हो जाए जिन्होंने जूलियस सीजर की हत्या किया है। एक्चुअली इसके पहले जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स थे, ब्रूटस, इन्होंने ये स्पष्टीकरण दिया था कि उन्होंने जूलियस सीजर को क्यों मारा और रोमन पीपल काफी हद तक उनसे एग्री भी कर लिया था कि नहीं, आपने ठीक किया जूलियस सीजर को मारकर। लेकिन यहाँ पे एंटोनी रोमन पीपल को कह रहा है कि जूलियस सीजर आप लोगों को कितना प्यार करता था। उसने अपना पैलेस, अपना गार्डन सब आप लोगों के लिए छोड़ गया है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं विल पढूं और विल पढ़ने के बाद आप सभी लोग ऑनरेबल मैन यानी कॉन्स्पिरेटर के अगेंस्ट हो जाएं। तो अगेन ये भी आयरनी का एग्जाम्पल है, ऑनरेबल मैन यानी कॉन्स्पिरेटर्स के लिए बोला गया है। नेक्स्ट लाइन है दैट atrocious crime of being young man which the honorable gentleman has with such spirit and decency charged upon me, I shall neither attempt to palliate nor deny। ये लाइन एडमंड बर्ग के स्पीच से लिया गया है और यहाँ पे ध्यान रखना पहली लाइन में आयरनी है। बोला जा रहा है कि यंग होना एक एट्रोसियस क्राइम है, जघन्य अपराध है। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि यंग होना कोई जघन्य अपराध है। तो अगेन यहाँ पे देखो रियल मीनिंग और लिटरल मीनिंग जस्ट अपोजिट है, इसलिए इसमें भी आयरनी होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है द टाइटेनिक वाज प्रमोटेड एज बीइंग 100% सिंकेबल। देखो जब टाइटेनिक शिप बनी थी तो ऐसा बिल्डर्स के द्वारा बोला गया था कि ये जो टाइटेनिक शिप है वो कभी नहीं डूबेगी। ठीक है, ये 100% अनसिंकेबल है। लेकिन अफसोस ये पहले ही वाइज में अपने पहले ही समुद्री यात्रा में डूब जाती है 1912 में। तो ये भी लाइन आयरनी का एग्जाम्पल है, जिस शिप को बोला गया था कभी नहीं डूबेगी और वही शिप पहले ही वाइज में डूब जाती है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे पन, जिसका दूसरा नाम है पैरोनोमाजिया। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए पन का दूसरा नाम क्या है। पैरोनोमाजिया इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपको याद रखना है। पन क्या होता है? पन में याद रखना कोई एक वर्ड होगा जिसके एक से ज्यादा मीनिंग होंगे और इसका यूज पोएट क्यों करता है? ताकि वो लाइन को थोड़ा हास्यास्पद बना सके। और पन का डेफिनेशन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। टीजीटी 2005, टीजीटी 2011 में भी पूछा गया है। कई बार तो पूछा गया है ऐसा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें प्ले ऑन वर्ड्स होता है? तो आंसर क्या होगा? पन होगा। ऐसा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें किसी एक वर्ड के एक ही समय पर दो मीनिंग होते हैं? तो अगेन आंसर क्या होगा? पन होगा। अब हम लोग पन के एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। पन के एग्जांपल्स को डिस्कस करने के पहले कुछ आप बातें समझ लीजिए। देखो पन के एग्जांपल्स आपको तीन तरह से मिलेंगे। एक तो आपको ये मिलेगा कोई एक वर्ड पोएट यूज करेगा जिसके दो मीनिंग होंगे, ठीक है। दूसरा क्या होता है, होमोफोन का यूज करता है पोएट, यानी जैसे कि सोल और सोल, ठीक है। क्या होगा? प्रोनाउंसिएशन तो सेम होगा, स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग होगा। और तीसरा पोएट होमोनिम का यूज करता है, यानी फॉर एग्जांपल माइंड और माइंड। एक तो माइंड का मतलब होता है मन और दूसरा माइंड का मतलब होता है कंट्रोल करना। पहला एग्जांपल है इज लाइफ वर्थ लिविंग, इट डिपेंड्स अपॉन द लीवर। क्या लाइफ जीने योग्य है? ये डिपेंड करता है लीवर पर। अब यहाँ पे लीवर के दो मीनिंग है। पहला लीवर का मतलब होता है वन हु लीव्स, ठीक है, जो जीवन जीता है। और दूसरा जो है लीवर का मतलब होता है ऑर्गन ऑफ बॉडी, ऑर्गन ऑफ बॉडी। बॉडी के पार्ट को भी हम लीवर कहते हैं। और पोएट बिल्कुल नहीं बताएगा कि लीवर का यूज वो किस सेंस में यूज किया है। ये टोटली वो रीडर पे छोड़ देता है, जो भी उसको सूटेबल लगता है वो उसका मीनिंग निकालता है। ऐसे ही देखो, एन एम्बेसडर इज एन ऑनेस्ट मैन हु लाइज अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। पीजीटी 2002 में पूछा गया है कि इस लाइन में कौन से वर्ड में पन है? तो यहाँ पे लाइज में पन है। लाइस का मतलब यहाँ पे झूठ बोलना भी होता है और लाइस का मतलब यहाँ पे रहने से भी है। एम्बेसडर जो राजदूत होता है बड़ा ही ईमानदार व्यक्ति होता है, जो विदेश में अपने देश के लिए झूठ भी बोलता है और रहता भी है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइस के दो दो मीनिंग है, तो आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा। यहाँ पे भी पन है। नेक्स्ट एग्जांपल है आस्क मी फॉर टुमारो एंड यू शैल फाइंड मी ग्रेव मैन। अब यहाँ पे ग्रेव का मतलब सीरियस मैन भी होता है और ग्रेव का मतलब यहाँ पे कब्र है। तो यहाँ पे भी देखो दो दो मीनिंग है, ठीक है, इसलिए इसमें भी पन हो जाएगा। वेन अ वुमन लूजेस हर हस्बैंड शी पाइन्स फॉर अ सेकेंड। अब यहाँ पे जो सेकेंड जो है ये टाइम का एक फ्रैक्शन होता है और सेकेंड का मतलब यहाँ पे सेकेंड हस्बैंड की भी बात हो रही है।
तो अगेन यहाँ पे भी देखो सेकंड में पन है क्योंकि इसके दो मीनिंग है। नेक्स्ट एग्जांपल है अ वुमन पाउडर्स द फेस व्हाइल अ सोल्जर फेसेस द पाउडर। यहाँ पे देखो पोएट होमोनिम का यूज कर रहा है। यहाँ पे देखो पाउडर का यूज एज ए कॉस्मेटिक हुआ है और यहाँ पे पाउडर का यूज एज अ गोला बारूद हुआ है। औरतें जो है अपने चेहरे पर पाउडर लगाती हैं और जो सिपाही होते हैं वो गोला बारूद का सामना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो क्या है, पन का यूज हुआ है। नेक्स्ट लाइन है टीचर ट्रेन्स द माइंड अ ड्राइवर माइंड्स द ट्रेन। यहाँ पे देखो दो दो शब्द में पन का यूज किया गया है, ट्रेन में भी है और माइंड में भी है। पहले वाली क्लॉज में देखो ट्रेन का मतलब होता है प्रशिक्षण देना, टीचर जो है माइंड को प्रशिक्षण देता है। और यहाँ पे देखो ट्रेन जो यूज हुआ है रेलगाड़ी के लिए, जो ड्राइवर होता है वो ट्रेन को क्या करता है, ड्राइव करता है। और यहाँ पे देखो माइंड और माइंड में भी पन का यूज किया गया है। पहली वाले सेंटेंस में माइंड का मतलब मन है और दूसरे में माइंड का मतलब होता है ध्यान देना, यानी उसको ड्राइव करना। नेक्स्ट लाइन है दे वेंट एंड टोल्ड द सेक्सटॉन एंड द सेक्सटॉन टोल्ड द बेल। यहाँ पे देखो पोएट होमोफोन का यूज किया हुआ है, यानी प्रोनाउंसिएशन तो सेम है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग दोनों का अलग होगा। पहले वाले टोल्ड का मतलब होगा रिपोर्टेड और दूसरे वाले टोल्ड का मतलब होता है साउंडेड। ठीक है, बेल को बजाना। तो अगेन इसमें भी क्या है, पन है। नेक्स्ट लाइन है नॉट ऑन दाई सोल बट ऑन दाई सोल। अगेन यहाँ पे देखो पोएट होमोफोन का यूज करके पन को क्रिएट किया है। सोल का मतलब होता है बॉटम ऑफ द शूज और ये सोल का मतलब होता है SOUL, आत्मा। ठीक है, तो ये भी आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा, पन है। नेक्स्ट लाइन है द naked every day he glad when he puts on his clothes। ये भी देखो पन का एग्जांपल है, ओलिवर गोल्डस्मिथ के द्वारा ये लाइन लिखी गई है। naked में यहाँ पे पन को क्रिएट किया गया है। देखो इस तरह से हम लोगों ने इंट्रोगेशन, आयरनी और पन तीनों फिगर ऑफ स्पीच के लाइंस को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। इन सारे फिगर ऑफ स्पीच को आप टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहेंगे, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में किसी और फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।